आओ भाई शुरू करते हैं एफकेट का मॉक। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। करो, पहला क्वेश्चन तो हो जाएगा तुम लोगों से। चलो करें शुरू। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनका रूट निकाल के हमें अप्रोप्रिएट आंसर देना है। मतलब 81 डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है, 10,000। ठीक है, इसका रूट दे रखा है और साथ ही में दे रखा है 64 डिवाइडेड बाई 10,000 का रूट। 81 किसका होता है, 9/100, और ये किसका होता है, 8/100। 9 और 8 कितने हो गए, 17/100। आंसर कितना है, 0.17। तो क्या हो गया इसका, 0.17 आंसर। आगे चलते हैं अब। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ये मेरे को पता है 16 का स्क्वायर होता है और यहाँ 16 दे ही रखा है। दोनों को सेम बना लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन। तो कितना हो गया, 16 का स्क्वायर यानी 16 दूनी 32, 0.32। और यहाँ कितना हो गया, 16 की पावर 0.18। अब 0.32 और 0.18 दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा, 16 की पावर 0.5। 0.5 क्या होता है, 1/2। 0.5 इज 1/2। तो 16 का क्या पूछ रहा है, रूट पूछ रहा है। 16 का कितना हो गया, 4। क्या हो गया आंसर इसका, 4। आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब ए और बी जो है वो 10 दिन में काम करते हैं। ए अलोन जो है वो 12 दिन में कर लेता है। मतलब कि ए और बी जब दोनों मिल के काम करते हैं तो उन्हें 10 डेज लगते हैं। वहीं पे अगर ए अकेला करेगा तो उसको 12 डेज लगते हैं। एलसीएम ले लिया, 60 आया, 10 6 ज़ा 12 5 ज़ा। तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी आई, मेरी बी की एफिशिएंसी आई 1। क्योंकि ए की अगर 5 है तो बी की 1 है, तभी तो दोनों मिला के 6 एफिशिएंसी हुई। अब क्या है कि इन हाउ मेनी डेज बी कैन डू इट अलोन, बी अकेला। टाइम निकालना है, टाइम इज टोटल वर्क, 60 डिवाइडेड बाय काम किससे करवाना है मुझे, बी से। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1। तो 60 डिवाइडेड बाय 1 इज 60। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चले आगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये पूछा नहीं जाएगा एफकेट में, वैसे तो ऊपर करवा देता हूँ। क्या है, ए एंड बी कैन बिल्ड टुगेदर, टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल 221 मीटर लॉन्ग इन इतना डेज। मतलब ए और बी दोनों मिल के काम करते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी ए प्लस बी हो जाएगी। और वो कितने दिन काम करते हैं, 11 1/9 डेज, यानी 99 + 1 100/9 डेज। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। और वर्क कितना है, कितनी लंबी दीवार बनानी है, 221। आगे क्या बोला है, ये मेरे पास पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अगली लाइन में क्या बोल रहा है, इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, यानी पहले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इस तरीके से वो काम करते हैं तो उन्हें जो है काम 22 1/4 दिन लगते हैं, यानी 22 1/4 डेज लगते हैं उनको वही सेम दीवार 221 मीटर की बनाने में। तो अब बात यह है कि दोनों अगर टोटल डेज तक, यानी 22.5 दिनों तक, 22 1/4 डेज बेसिकली, इसमें अगर ये दोनों मिल के साथ काम कर रहे होते तो हम लिखते ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 22 1/4। लेकिन अब ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं, यानी एक दिन ए कर रहा है, फिर अगले दिन बी, एक दिन ए फिर अगले दिन बी। तो इन केसेस में क्या होता है, हम इसको तोड़ देते हैं, 22 को अलग और 1/4 को अलग। तो 22 जो होता है ना, इस दिन जो है ये तो आधा काम है। आधा काम का मतलब हो गया कि ये जो भी काम है, मतलब इतना लास्ट दिन उस बंदे ने किया है जो लास्ट डे काम करेगा। अब जैसे 22 है, इसको फिर हाफ करते हैं, ये कितना हो गया, 11 और 11, सीधा सीधा हाफ हो गया। मतलब 11 दिन तो है ए ने काम किया, फिर 11 दिन बी ने काम किया, ये टोटल 22 दिन काम हो गया। तो जब टोटल 22 दिन काम हो गया तो यहाँ तक पता लग गया कि बी जो है वो अपना काम लास्ट डे करके गया है। तो लास्ट के जो बचा हुआ दिन होता है उस दिन ए काम करेगा। यानी ए ने कितने दिन काम किया, 11 दिन प्लस 1/4 डे। ठीक है, और प्लस उसके बाद क्या हो गया, 11 डेज जो है बी ने काम किया। तो ये टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी करी तो 221 मीटर की दीवार रेडी हो गई। ठीक है, ये स्टेप समझ आया सभी को। ठीक है, तो इसके बाद बस इसको दोबारा कैलकुलेट करके इसकी इक्वेशन बना दो। ये कितना हो गया, 44 45, 45/4 ए प्लस 11 बी,
इज इक्वल टू 221। अब दोनों जो है इक्वेशन उसमें काम मेरा सेम है, तो इक्वेशन इक्वेट हो सकती हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो वैल्यू क्या आई मेरे पास, 100/9 ए प्लस 100/9 बी इज इक्वल टू 11 बी प्लस 45/4 ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। कितना आया ये, 400 और 36 और 45, 405। तो एक साइड तो बचेगा मेरे पास 5/9 × 36, 36 ए, और इस साइड मेरा बचेगा 100 - 99, 1/9 बी। 9×4 = 36। बी बाई ए की जो आई मेरे पास रेशो क्या आई, 5/4। यानी बी बाई ए की जो एफिशिएंसी की रेशो है वो मेरे पास आ गई 5/4। पूछा क्या है, पूछा है मेरे पास, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन बिल्ड अ सिमिलर वॉल बट ट्वाइस द लेंथ। मतलब सेम वॉल बनानी है लेकिन उसकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए मेरे पास, दुगनी होनी चाहिए। तो लेंथ का कोई इशू वो चीज़ है ही नहीं, मेरे को सिंपल एफिशिएंसी के सामने देखना है और काम कराना है। काम कराना है मतलब जो मेरा वेजेस होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं, एफ वर्क में, है ना। वर्क कितना ए ने किया, वर्क कितना बी ने किया। यानी अब वर्क और काम देखो, इसके अंदर मेरे को डबल दीवार बनानी है। डबल दीवार का मतलब क्या हो गया, 442 मीटर, 221 की थी ना, 442 मीटर की दीवार बनानी है। अब ये 442 मीटर की दीवार कितने मर्जी दिन में बने, लेकिन काम क्या है, ए एंड बी टुगेदर फिनिश करेंगे। टुगेदर का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये दीवार जो है 25 दिन में बन रही है, तो 25 दिन ए काम करेगा और 25 ही दिन बी काम करेगा। टुगेदर काम कर रहे हैं मतलब दोनों सेम डेज काम करेंगे। तो अब मुझे नहीं मतलब ही नहीं है कि वो दीवार कितने दिन में बन के रेडी हो रही है। एफिशिएंसी जो है मेरी ए की वो 4 है और वो दीवार मान लो कि जो है टी टाइम में रेडी हो रही है। सेम एफिशिएंसी जो है वो बी की 5 है, वर्क ऑफ बी, और वो भी टी टाइम ही काम कर रहा है। तो वर्क का रेशो टी से टी तो कैंसिल हो गया, वर्क का रेशो क्या आया, 4:5। यही 4:5 जो है टोटल 9, और इस 9 की जो वैल्यू है मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 1800, कि टोटल 1800 रुपये मिलते हैं, यानी 9 के 1800, एक के 200। अगर एक के 200 मिल रहे हैं तो ए को मिलेंगे 800 और बी को मिलेंगे 1000। अब मुझसे पूछा क्या है, बी के शेयर, तो बी का शेयर कितना है, 1000। बोलो, समझ आया। ठीक, आगे चलते हैं। मनोज टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज अंजलि। मतलब मनोज है और अंजलि है, ठीक है। मनोज जो है वो अंजलि से दुगना टाइम लेता है, मतलब अगर अंजलि एक लेती है तो मनोज जो है वो दुगना लेता है। एंड थ्राइस एज मच एज अमित। मनोज ही अमित से, ये हो गया ना, अमित लिख देता हूँ इसको, अमित से 3 गुना टाइम लेता है। अब दोनों में कॉमन क्या है, मनोज, तो मनोज को सेम कर देते हैं। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको फिर मेरे को 2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा जो है मनोज की वैल्यू, अंजलि की वैल्यू और अमित की वैल्यू आ जाएगी। मनोज कितना आया 6, अंजलि कितनी आई 3 और अमित कितना आया 2। ये रेशो आया। अब ये रेशो मयंक टाइम का रेशो है, उस दिन किया था ये क्वेश्चन, वहाँ पे टाइम का रेशियो है। देखो कितना टाइम लग रहा है, एज मच टाइम लिखा हुआ है, एफिशिएंट नहीं लिखा हुआ। तो अगर ये टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालेंगे, 6 की वैल्यू निकालनी है, 6 को छुपा दो, 3×2 = 6। 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 को छुपा दो, 6×2 = 12। और 2 की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को छुपा दो, 6×3 = 18। तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास, रेशियो 1, ये काट दो इसको, 1:3, 1:2:3। अब आगे पढ़ लेते हैं। टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 1 डे, यानी टाइम कितना लग रहा है उनको, 1 डे। अब टाइम इंटू एफिशिएंसी यानी 1 इंटू टुगेदर, तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो 1, 2 और 3, 3 2 5 1 6, 6 की एफिशिएंसी से वो काम कर रहे होंगे। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल वर्क आ गया मेरे पास, तो टोटल वर्क कितना आया 6। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, टाइम टेकन बाय मनोज टू फिनिश द वर्क, मनोज को कितना टाइम लगेगा। तो भाई टाइम निकालना है, टोटल वर्क 6 है, काम मनोज से करवाना है, मनोज की एफिशिएंसी 1 है, 6/1, तो 6 दिन जो है वो मनोज को लगेंगे। कितना हो गया इसका, 6 डेज। चले आगे। The average of 5/16 and 3.6% is equal to, 5/16 और 3/6% की वैल्यू पूछ रखी है इसने। कर देते हैं इसको, 5/16 प्लस पहले सम निकाल देते हैं, ये कितना हो गया, 36 डिवाइडेड बाई परसेंट का 100 आएगा और ये पॉइंट हटा तो 1000 आएगा। अब 25 चौके 100, 16, 25 पंजे 125, 400, 0 0,
प्लस कितना है 36 × 4, 36 × 4 144 डिवाइडेड बाय 4000। सॉल्व कर दो इसको, ये 1250 था बेसिकली। वैल्यू कितनी आई इसकी, 1 1 का 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 × 1000। और एवरेज निकालना है तो एक 2 से और कर दो बस। ये अब काट दो इसको, वैल्यू आई मेरे पास 697। 4 से करूँगा इसको, 4 1 ज़ा 4 7 4 1000 है तो 174 कहाँ दिख रहा है, 174 डी में दिख रहा है। पूरा सॉल्व ही नहीं करना, 0 1 आते ही पता लग गया क्योंकि एक ही ऑप्शन में क्या है 1 है, तो पूरा सॉल्व भी क्यों करना, सीधा सीधा आंसर है डी। आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सोहित was born 2 year ago when रोहित was 2 year old। यानी जब रोहित 2 साल का था तब सोहित जो है वो पैदा हुआ था। तो ये तो 2 साल पहले की बात है। प्रेजेंट की अगर मैं निकालूं, ये मेरे पास सोहित हो गया, ये मेरे पास रोहित हो गया। रोहित सोहित जो है वो 2 साल पहले पैदा हुआ था, यानी आज अगर देखूं तो वो 2 साल का होगा। और जब वो सोहित पैदा हुआ था तब रोहित 2 साल का था, मतलब 2 साल बाद रोहित 4 साल का हो गया। ये आ गई। एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ सोहित, रोहित, मोहित एंड पुरोहित डिवाइडेड बाय 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो जो भी इसका एवरेज आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर है मान लो। ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ 2 पर्सन इज नॉट मोर देन 5 ईयर। मतलब किन्हीं भी दो लोगों के बीच में जो डिफरेंस है एजेस का, यानी सोहित और रोहित का, रोहित और मोहित का, मोहित और पुरोहित का, पुरोहित और रोहित का, पुरोहित और इसका, इनका जिनका भी डिफरेंस है वो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो निकालना है। ये तो ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन। सोहित और रोहित का 6 आ गया ना, तो 6 प्लस मोहित प्लस पुरोहित डिवाइडेड बाय 4। अब उठाते हैं भाई पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, 8 2 10, 10 और 6 16, 8 2 10, 10 और 6 16, 16/4 4, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, पहला ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद निकालते हैं हम बी, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25/4 यानी 5/2, ये भी हो सकता है। अब निकालते हैं सी, 7 3 10, 10 और 6 16, 16/4 ये भी 4 आ रहा है, 16/4 ये भी मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये भी हो सकता है। आंसर तो 2 आएगा इसका, नहीं 4 ही आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है, रूट तो करना ही नहीं। ये 25/4 था भाई, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, 6 3 9, 9 6 15, ये नहीं हो सकता, तो एक ही एलिमिनेट हुआ, 6 और 3। अब देख लो उठा के, जो भी मेरी डिमांड है उस क्वेश्चन के हिसाब से। पहली बात, इनके बीच में सब में 2 और 8, इसमें 6 का गैप है, तो पहले इन दोनों के बीच में 6 का गैप आ गया जो कि 5 से ज़्यादा है, तो ए ऑप्शन भी कट, ठीक है। अब बचा कौन सा, बी और सी। पहले बी उठा लेते हैं। मोहित जो है, एक की एज 10 हो गई, एक की एज 9 हो गई, एक की एज 2 हो गई, एक की एज 4 हो गई। 10 और 4 के बीच में 6 का गैप है, हो ही नहीं सकता 5 से ज़्यादा, तो ये भी कट गया। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया। ठीक। फ्रेश ग्रेप कंटेन 90% वाटर, ड्राइड ग्रेप कंटेन 20% वाटर। तो बताओ इसके अंदर 20 किलो के अंदर, 20 किलो जो फ्रेश ग्रेप्स हैं उसमें कितना। ये मैंने बताया था तुम लोगों को कि पानी की क्वांटिटी वेरी कर सकती है, लेकिन जो पल्प होता है वो हमेशा सेम होता है। तो अगर 20 किलो फ्रेश ग्रेप्स हैं, उसके अंदर 90% फ्रेश ग्रेप कंटेन 90% वाटर, तो पल्प कितना है 10%, यानी 20 का 10% क्या है पल्प, इज इक्वल टू, अब पल्प निकाल लेते हैं ड्राई फ्रूट में, कितने ड्राई फ्रूट बनेंगे केजी, मुझे क्वांटिटी निकालनी है, एक्स ले ली मैंने, और उसमें कितना है 20% वाटर, यानी पल्प कितना होगा 80%। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 4 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 10/4, 5/2, 2.5, कितना आएगा आंसर 2.5, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 10/4 आएगी, जो कि होती है 2.5, यानी 20 किलो से 2.5 किलो ड्राई ग्रेप्स बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राम सोल्ड एन आर्टिकल एट सर्टेन प्रॉफिट, ठीक है। Had he purchased the article for 10% less than what he actually purchased it for and sold it for 12.5% more than what is the actual sold, actually he sold for his profit percent would have 2.5 times, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो कि राम जो है वो एक आर्टिकल को किसी प्रॉफिट पे बेचता है, अगर वो उसको 10% कम पे खरीद के लाए और 12.5% ज़्यादा पे बेचे,
तो उसको जो प्रॉफिट होगा ना वो 2.5 गुना होगा अपने एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज के। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है? अगर हमारे पास देखो सेम चीज़ गिवन होती, जैसे मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को कराया था, सीपी गिवन होती थी या एसपी गिवन होती थी, अगर वो 10% कम पे खरीद के लाता तो 90 रुपये में खरीदता, अगर वो 10% 20% ज़्यादा पे खरीद के लाता तो 120 पे खरीदता, और हमें ये वैल्यू दी हुई होती थी कि इतना ज़्यादा में खरीद रहा था, इतना ज़्यादा में बेचता है। ये चीज़ जो ये वैल्यू हमें गिवन होती थी 90 से 120 की, कि फॉर एग्जांपल ये कितना है, ये एग्जांपल 90 गिवन होती थी, तो हम निकालते थे यहाँ पे 30 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू जो है 3, और 3 की वैल्यू फिर ये 180 और 270, सॉरी 270 और 360 ऐसे निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है मेरे को चीज़ क्या गिवन है, खरीदने और बेचने दोनों पे ही जो है वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहली चीज़ सीपी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एसपी। अब आर्टिकल जो है मान लो उसने 100 रुपये में खरीदा, हर एक सीपी अपने आप में 100% होती है, 100 रुपये में उसने खरीदा, कुछ प्रॉफिट पे बेचा, P% के प्रॉफिट पे बेचा होगा, तो 100 प्लस पी हो गया, क्योंकि एसपी क्या होता है, जितना प्रॉफिट खरीद कमाता है वही तो सीपी में ऐड होता है, तो वो 100 प्लस पी हो गया। ठीक है। अब आगे किस बात की बात हो रही है कि वो 10% कम में खरीद के लाता, तो 10% कम में खरीदता तो वो 90 रुपये में खरीद के लाता, और इतने का बेचता वो, यानी 100 प्लस प्रॉफिट में 112.5% का वो बेचता। ये चीज़ जो है मेरे को वैल्यू गिवन है। अब उसने क्या बोला कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है, हिज प्रॉफिट परसेंट वुड हैव बीन 2.5 टाइम ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, यानी जो नया वाला प्रॉफिट परसेंटेज है वो 2.5 गुना है पुराने वाले प्रॉफिट परसेंटेज की। तो पुराने वाला प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट किस पे हो रहा है, सीपी पे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो पुराना प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, पी। तो जो नया वाला प्रॉफिट है न्यू, वो 2.5 टाइम है पी की। अब नया प्रॉफिट यहाँ से निकाल लो, यहाँ कितने का प्रॉफिट होगा देख लो, देखो 90 में से ये कितना है 112, 90 में से 112 माइनस करोगे कितना बचेगा, 22.5। ठीक है, प्लस में साथ में बस ये वैल्यू तो सीधी सीधी उतरेगी, 112.5 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, बस इन दोनों को इक्वेट करना है और कुछ भी नहीं करना था। कितना हो गया, 22.5 प्लस 112.5 डिवाइडेड बाय 100 पी इज इक्वल टू 2.5 पी। बताओ यहाँ तक समझ आया, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। एक सेकेंड, ये तो सिर्फ प्रॉफिट आया है, एक मिनट एक मिनट। ये जो है मेरे पास क्या है, सिर्फ प्रॉफिट आया था, इसका प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए इसको सीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन में बात हो रही है वो जो है मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही है, ना कि प्रॉफिट की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ध्यान देनी है। देखो क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, उसने जो है मेरे को ये बोला कि राम ने कोई आर्टिकल किसी प्रॉफिट पे बेचा, तो अगर दो ही चीज़ें होती हैं, एक सीपी होता है मेरे पास, एक एसपी होता है। राम ने मान लो 100 रुपये का कोई सामान खरीदा और उसको किसी प्रॉफिट पे बेचा, मुझे तो बता नहीं रखा कितना प्रॉफिट है, तो मैं पी मान लेता हूँ। तो उसने 100 प्लस पी में बेचा उसको, क्योंकि सी प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अगर उसने पी के प्रॉफिट पे 100 का आर्टिकल बेचा तो एसपी कितना निकल के आया, 100 प्लस पी, तो इतने का उसने बेचा। अब आगे वो बोल रहा है कि 90 जो है 10% लेस में खरीदता, अगर 100 में से मैं 10 रुपये माइनस कर दूं तो 90 रुपये में वो खरीदता, और बेचता कितने में, 112.5, 12.5 ज़्यादा में, तो वो कितना होता है 112.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है उसकी। ठीक है, अब यहाँ से देखो पहली जो है ये स्टेटमेंट है, ये क्या है था, ओरिजिनल, ओरिजिनल या एक्चुअल जो भी बोल लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और यहाँ क्या बोल रखा है उसने, न्यू। तो यहाँ से पहले ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, कितना होगा, पी डिवाइडेड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से सीपी से सी ये 100 से 100 कैंसिल, कितना आया, प्रॉफिट परसेंट। तो जो एक्चुअल था वो आया पी पर, पी आया मेरे पास प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना आया, पी। और यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, देखो ये 90 है, ये है, एस पी माइनस सी पी होता है, तो मैं ये जो पूरी इक्वेशन है मेरी, ये वाली, इसको माइनस कर देता हूँ, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 112.5, उसको 90 से माइनस करूंगा, वैल्यू कितनी आएगी, 22.5, और यहाँ पे कितना आएगा, 112.5 पी डिवाइडेड बाय 100। ये आया मेरे पास प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, प्रॉफिट परसेंट की। अब ये जो है, ये जो न्यू प्रॉफिट परसेंट है वो 2.5 टाइम्स है पुराने प्रॉफिट की। बस ये चीज़ है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बैठ के। कहाँ थे हम, इधर, क्या वैल्यू आई थी ये,
22.5 प्लस 112.5 पी डिवाइडेड बाय 100, और ये जो वैल्यू थी ये 90 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये जो चीज़ थी ये मेरे पास सॉल्व हुई थी। इसको मैं यहाँ पे जो है 0 से 0 कट कर देता हूँ, और इसको आगे यहाँ सॉल्व करेंगे। 9 दूनी 18, 18 4 22, 22.5। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 22.5 प्लस ये, इसको पूरा लिख दो, 1125 डिवाइडेड बाई 1000 पी इज इक्वल टू 22.5 पी। 9 जो है वो उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मिनट, पॉइंट तो हटाना ही भूल गया। 225 1125 डिवाइडेड बाई 100, और ये जो है 9 जो है मेरा 2.5 से मल्टीप्लाई, ये वाला 9 तो नीचे है तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 10 जो है वो इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ब्रैकेट है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन है फिर। अब बस इसको सॉल्व कर दो। ये जो है मेरे पास आएगा 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 225 इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? 22.5 पी माइनस 45 बाई 4 पी। अब जो है इसको सॉल्व करना है, बस मेन खेल तो यही है सारा। 22 का डबल 45, 45 का डबल 45 का डबल 90, 90 माइनस 45, 45, 45 बाई 4 पी, ये वैल्यू आई, और 45 बाई 4 पी इज इक्वल टू 225, ये वैल्यू हो गई 4 5 9 ज़ा 5, 45 ज़ा 9 5 ज़ा 45, जो पी की वैल्यू आई वो कितनी आई? 5 4 ज़ा 20। तो जो मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू आई है वो कितनी आई थी? 20%। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट पी था, पी की वैल्यू आई 20, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20। बताओ भाई, समझ आया? आगे तो बस कैलकुलेशन थी, सिर्फ इतना पार्ट समझना था। कैलकुलेशन पार्ट में 22.5 है, उसको 225 है, वो 100 में कैंसिल किया था। मैंने ये वाला जो वैल्यू थी, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया था, बचा 10। ये 10 22.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 225 बना देगा, और ऊपर इस 112.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1125 बना देगा। नीचे 100 का 100 ही रहेगा, पी आ जाएगा, और ये 9 इस 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 22.5। पी की वैल्यू 10 कैसे आएगी भाई? 20 आएगी पी की, 20 ही आएगी। 9 दूनी 18, 18 प्लस 9 का आधा 4.5, 18 और 4 22.5 ही तो होते हैं। 22.5 हो गया, 22.5 का 4 गुना कितना होता है? 22 का डबल 45, 45 का डबल 90, 90 में से 45 गया, 45 बचा, 45 बाई 4, 4 45 ज़ा 4 9 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, पी की वैल्यू 20 तो आ रही है। पी की वैल्यू 20 ही आ रही है। आंसर की से मैच कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्लास के बाद। अभी फिलहाल आगे बढ़ते। क्वेश्चन समझ आया सबको? जो है इसका ये बेस है ना, ये वाला जो बनाया है इधर टेबल टाइप सा, ये तो इसका ऐसे ही बनेगा। चलें आगे। सर जो 22.5 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 90 होगा, 90 माइनस 45 करेंगे तो 45 बाई 94 होगा। हम्म तो पी की वैल्यू तो उससे डिवाइड करने के बाद में 10 में आएगी। भाई 225 तो एक साइड रह गया, और इधर आया 45 बाई 4 पी। इसके बाद ये 10 कैसे आ सकती है? 5 9 ज़ा 45, 5 45 ज़ा 225, 9 5 ज़ा 45, 5 तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, पी इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। तो जो 50% हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। द कॉस्ट ऑफ बुक इंक्लूड 10% प्रिंटिंग कॉस्ट, 20% पेपर कॉस्ट एंड अनदर 15% लेबर कॉस्ट। एक कॉस्ट ऑफ बुक है जिसके अंदर 10% की प्रिंटिंग कॉस्ट है, 20% का पेपर कॉस्ट लगता है, और 15% उसके में अंदर लेबर कॉस्ट लगता है, और इफ अदर कॉस्ट ऐड अप टू 110, फाइंड द टोटल कॉस्ट। इजी क्वेश्चन है। देखो 10%, 20% और 15% कितना होगा? 20 30 40 45, यानी 45% तो इनका कॉस्ट है, तो अदर कॉस्ट कितना है? 55%, है ना। टोटल बुक का कॉस्ट तो 100% होगा, जिसमें से 45% तो प्रिंटिंग पेपर और लेबर का है, तो बचा हुआ जो अदर कॉस्ट की बात कर रहा है वो बचा हुआ तो 55% ही बचा। यानी इसी 55 की वैल्यू जो है मुझे क्या दे रखी है? 110। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 55 2 110,
तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बुक कितनी हो गई मेरे पास 200। आया समझ में? या तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ बुक है उसको मान लो कुछ भी एक्स मान लिया, तो ये देखो लेबर कॉस्ट मेरे पास, सॉरी प्रिंटिंग कॉस्ट मेरे पास कितनी है 10%, यानी एक्स का 10%। ठीक है, उसके बाद पेपर कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट का ही बात कर रहा है, कॉस्ट ऑफ बुक। तो रिमेनिंग नहीं लिखा उसने, अगर रिमेनिंग नहीं लिखा तो वही कॉस्ट पे ही चलेगा सारा। तो 20% जो है उस बुक का क्या है, पेपर कॉस्ट, और 15% उस बुक का क्या है मेरे पास 15x/100 उसका लेबर कॉस्ट है, और फिर दूसरी कॉस्ट 110 रुपये है, और ऐसे करके पूरी टोटल कॉस्ट जो है वो बुक की हो जाती है। पूरी टोटल कॉस्ट यही तो होगी। तो ये कितना हो गया मेरे पास 20 30 40 45 45x/100 प्लस 110 इज इक्वल टू एक्स, माइनस करेंगे तो उधर बच फिर वही 55 ही बचेगा, 55x/100, 55 डबल हो गया 2, और 200 एक्स की वैल्यू कितनी आई 200, वो 200 मैंने क्या मानी थी बुक की कॉस्ट, तो वही 200 इसका आंसर है। आगे चलते हैं। अब देखो एक्स सोल्ड 2 कार एट सेम प्राइस, दो गाड़ियाँ सेम प्राइस पे बेचता है, याद आ गया होगा ये क्वेश्चन सेम प्राइस पढ़ती। वन ऑफ देम इज 10% प्रॉफिट, एक्स इनकर्ड टोटल, अच्छा टोटल लॉस की बात हो रही है, टोटल लॉस 12% का होता है, तो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड इन द अदर कार। देखो भाई हम ऐसे लिखते थे सीपी और एसपी, फिर हम यहाँ पे लिखते थे कार वन, वॉच वन वॉच टू करके एक हमने क्वेश्चन करा था, वैसे ही कार वन कार टू। पहली गाड़ी जो है वो 10% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी 10 रुपये का जो गाड़ी थी वो 11 रुपये में बेच देता है। 10% का मतलब 1/10 ही तो होता है, और ऐसे ही 12% का मतलब कितना होता है, 12% इज 3/25, यानी टोटल की बात कर रहा है, लेकिन वो तो मैं यहाँ लिख दूंगा टोटल, टोटल की बात कर रहा है, टोटल जो है मेरे पास कितना हो गया 3/25, यानी 25 की जो गाड़ी है टोटल लॉस हो रहा है, 25 की जो गाड़ी है वो 22 रुपये में बेचता है। तो अब हमें याद होगा जब हम टोटल कॉस्ट, टोटल सीपी और टोटल एसपी की बात किया करते थे, तो हम दोनों चीज़ों को ऐड करते थे। जब हम दोनों चीज़ों को ऐड करते थे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 15, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 11, बन गया मेरे पास टेबल। 10 15 25 हो गया टोटल सीपी और टोटल ये। देखो दो चीज़ें होती थी, अब तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन आएगी, सीपी एसपी हम लिखते थे, इधर मान लो हम लिखते थे क्या 5, इधर लिखते थे 4, और नीचे हम टोटल लिखते थे 6 और 7। अब तुम्हें कन्फ्यूजन होगी कि ये वाली वैल्यू तो हम निकाला करते थे 6 × 4 करके, और ये वैल्यू निकालते थे 7 × 5 करके। तो भाई ये वाली जो ये मल्टीप्लाई वाला मेथड होता है ये उसमें लगता है जहाँ पे जो है क्या कहते हैं, एक सेकंड मिटाता हूँ पहले, जहाँ पे जो है ये जो नीचे वाली क्वांटिटी जहाँ मैंने 6 लिखा है ना, ये जो है ये 5 और यहाँ जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करने पे बनती है। ठीक है, जैसे जो है वो क्वेश्चन होते थे प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू नीचे आती है उसकी वैल्यू निकालते हैं हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और जो वैल्यू ऐसे प्लस माइनस करके बनती है वो उसका आंसर भी डायरेक्ट प्लस माइनस करके ही निकलेगा। तो यहाँ कितना हो गया 15 और 11। अब पहले चेक कर लो कि क्या ये गाड़ी सेम प्राइस पे बेची गई थी, तो क्या ये सेम एसपी है, देखो सेम एसपी है। अगर सेम एसपी है तो उसने क्या पूछा है अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट लॉस इनकर्ड ऑन द अदर कार, यानी दूसरी कार पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। पहले मुझे दिख ही रहा है लॉस हो रहा है क्योंकि 4 रुपये कम में बेच रहा है, 4 का लॉस हो रहा है 15 पे हो रहा है मल्टीप्लाई बाय, सो 5 3 520 80/3, 80/3 कितना हो गया मेरे पास 2, और बचा कितना 26.666, यानी अप्रोक्सीमेट है तो 27% का लॉस। लॉस हो रहा था तो प्रॉफिट तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 22% आएगा नहीं इसका आंसर, 27%, 26.66 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट बोला है उसने तो 27 ही होगा। चलें आगे। फिर ये 25 और 22 8। ये देखो मैम 12%, उसने क्या बोला 12%, 12% का मतलब क्या होता है 12/100, 12/100 कितना होता है 4 3 12, 4 25 100, यानी 25 रुपये का सामान 3 के लॉस पे बेच रहा है, यानी 25 का सामान 22 रुपये में बेच रहा है। आया समझ? हाँ हाँ। अगला क्या है 5 डॉग कैन ईट 5 बिस्किट्स इन 5 मिनट्स, यानी 5 डॉग 5 बिस्किट 5 मिनट में खाते हैं। इन हाउ मेनी मिनट्स कैन 10 डॉग्स कैन ईट 10 बिस्किट्स, वही MDH कॉन्सेप्ट, मैन डेज आर डिवाइडेड बाय वर्क। कितने हैं 5 डॉग है, 5 मिनट में वर्क कितना है, कितना काम करते हैं 5 बिस्कुट खाने का काम करते हैं, तो वर्क नीचे होता है इज इक्वल टू 10 डॉग है, कितनी देर में मिनट मुझे निकालनी है, कितने बिस्किट खाएंगे,
10 बिस्किट का दे रखा है मेरे को, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 मिनट में खाएंगे, 5 मिनट में खाएंगे। चलें आगे। प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, देखो प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो वेट है ना डायमंड का, उसके स्क्वायर के। इफ द डायमंड ब्रेक इनटू टू पीसेस हुज वेट आर इन द रेशो 2:3, भाई 2:3 के वेट में, किसमें, वेट में, ये WEIGHT वेट की बात हो रही है, 2:3 के वेट में जो है वो मेरा डायमंड टूट चुका है। तो बताओ कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसके ब्रेक होने की वजह से। तो देखो पहले जब जुड़ा हुआ था ये आपस में, तो अब जाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ को मैंने टुकड़ों में तोड़ा है तो वो अगर मैं कंबाइन करूंगा तो पहले वो 5 की थी, तभी तो वो 2 और 3 के टुकड़े में टूटी। रेशो की बात हो रही है तो एक्स कोई फैक्टर है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ उसकी टोटल क्वांटिटी जो है वो 5 है। 5 रुपए जो है उसका वेट, पहले 5 किलो की थी वो, अब वो 2 और 3 किलो के दो हिस्सों में टूट चुकी है। तो पहले वो अगर 5 किलो की थी तो प्राइस क्या आएगा उसका, प्राइस जो है वो वेट का जो है क्या हो गया, इरेजर का है, प्राइस जो है वो क्या हो गया, वेट का मेरे पास स्क्वायर है, क्या हो गया ये, वेट का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। ये मेरा पहले वाला प्राइस था, जो पहले उसका प्राइस हुआ करता था टूटने से पहले। अब वो टूट चुकी है दो हिस्सों में, तो अब 2 किलो वाला हिस्सा तो 2 का स्क्वायर 4 रुपए में बिकेगा। मैं प्राइस निकाल रहा हूँ अलग अलग, क्योंकि टूट चुका है तो टूट चुका है, तो ये तो 2 किलो का हो गया, और प्राइस ये दो, 2 का स्क्वायर 4 में बिकेगा, और ये वाला जो 3 किलो का हिस्सा है वो 3 का स्क्वायर यानी 9 में बिकेगा। तो अब ये टोटल कितने में बिक रहा है, 13 रुपए में, पहले कितने में बिक रहा था, 25 रुपए में, तो लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो ये प्रॉफिट वाला तो कट ही गया, ये प्रॉफिट वाला भी कट गया, और ये प्रॉफिट, नो प्रॉफिट का तो केस ही नहीं है, तो वैसे तो सारे ऑप्शन ही कट गए। तो आंसर जो है इसका सी होगा, 48% लॉस, निकालने की नीड ही नहीं है। लेकिन अब निकाल भी देते हैं तो देखो यहाँ कितने का जो है मेरे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कितना है ये, 12, 12 का जो है मेरे पास क्या हो रहा है, लॉस, 12 का लॉस हो रहा है। ओरिजिनल होता है हमेशा 25 पे मल्टीप्लाई बाय 100, 25 चौके 100, 12 चौके 48, यानी 48% का जो है मेरे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आया क्वेश्चन समझ में। अब देखो alloy is made up of metal A and metal B in the ratio 2:3, if each in each step we add metal A and B, अबे A and B to the alloy equal to 20% and 5% of weight metal A respectively previous step। ये क्वेश्चन ना अगर एफकेट में आए तो इसको स्टार्टिंग में छोड़ देना, वैसे तो नहीं आएगा, ठीक है, एफकेट में ये क्वेश्चन, ये इस तरीके के क्वेश्चन एफकेट एसएससी कहीं भी नहीं आते, ये उस वाला अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो करवाने का काम करवाऊंगा भी नहीं मैं, ऐसे बहुत तगड़ी कैलकुलेशन जाएगी इसकी। देखो क्या है, वो बात जो है वो ये कर रहा है कि एक अलॉय है जो 2 और 3 की रेशो में है, और हर स्टेप में हमने ए जो है वो 20% बढ़ाना है और बी जो है वो 5% बढ़ाना है, और ऐसे मुझे स्टेप बढ़ाते चलना है, तब तक चलना है जब ए जो है वो पूरे मेटल का 50% हिस्सा से 50% से ज़्यादा वेट ना वो करे, यानी बढ़ाते चलना है। देखो अब ओरिजिनली क्या था, 2:3, तो मैं पहले तो इसको ये देख लेता हूँ कितना हो गया, ये 40% हो गया एक तरीके से, और ये कितना हो गया 60, टोटल 100 बन गया। परसेंट है तो एक एक जीरो और ऐड कर देता हूँ, रेशो में तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, 2:3 है। तो ओरिजिनली मेटल ए जो है वो 400 ले लो, और ओरिजिनली मेटल बी जो है वो 500 हो गया, ये पहला है। अगर मैं यहाँ से स्टेप 1 बढ़ाऊँ, अगर स्टेप 1 बढ़ाऊँ तो 20% बढ़ाना है, 400 का 20% कितना हो गया मेरे पास, 80, यानी ये कितना हो गया 480। ठीक है, और ये कितना हो गया 600 का 5%, 6 × 105, 600 और 5, 630, ये हो गया 630। अब देखो भाई 480 मेटल ए निकालना है ना, 50% ज़्यादा होना चाहिए, 480 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी हो गई, 0, 8 और 3 11, 6 4 10 और 1 11, मल्टीप्लाई बाय 100, ये जीरो से ये जीरो वैल्यू कैंसिल हो गई, 48, ये वैल्यू आएगी 4800 डिवाइडेड बाई 111। अब इसका परसेंटेज जो है वो कोई कैलकुलेटर में निकाल के बताना मेरे को एक बार। इस चीज़ को सॉल्व कर दो, 4800 डिवाइडेड बाई 111, 43.24, तो ये कितनी आई 43.24, तो 43.24% आया है अभी जो है
पूरे अलॉय के अंदर जो ए है वो 43.24 में है, और अगर ए 43.24 में है, जो दूसरे वाला है वो 57% की रेशो में अप्रोक्सीमेटली है, तो बी ज़्यादा है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में फिर बढ़ाएंगे, तो 480 में फिर 20% बढ़ा दो। अगर 480 का 20% निकालूंगा तो कितना आएगा? 2 8 दूनी 16, 16 6 576 कितना आया? 576। और ऐसे ही 630 का निकाल दो 105%, तो ये भी वैल्यू जाएगी कुछ। फिर दोबारा इसको 576 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 करना। यहाँ पे अगर परसेंटेज 50% से ज़्यादा आया, यानी 50 पॉइंट कुछ या 51 आया, तो इसका आंसर आएगा कि सेकंड स्टेप पूछा है ना कौन से स्टेप में, तो तब तो आंसर आएगा इसका सेकंड स्टेप। अगर उसमें भी नहीं आया तो तीसरे स्टेप तक जाना, उसमें 50% आएगा तो आंसर आएगा थर्ड स्टेप, उसमें भी नहीं आया तो फोर्थ स्टेप में, उसमें भी नहीं आया तो फिफ्थ स्टेप में। लास्ट इसका 5 स्टेप ही है, यानी किसी किसी 1 2 3 4 5 वाले स्टेप में तो इसका आंसर आ ही जाना है। और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है ना, 2 20 और 5, ये बढ़ कितना 25, तो 43, ये थर्ड या फोर्थ स्टेप में ही निकलेगा इसका आंसर, थर्ड या फोर्थ स्टेप में, तो वो निकालना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन आए एफकेट में तो स्किप कर देना, क्योंकि 630 का 105% निकालना, जीरो से एक जीरो ही कैंसिल होगी, ये वैल्यू जो भी आएगी फिर पॉइंट में आएगा आंसर, और अगर ये पॉइंट में आया तो अगले सारे पॉइंट में आएंगे। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन चलते हैं आगे, वैसे ही डाल रखा है, नहीं आएगा पेपर में, डरो मत, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब क्या है, रामू चार्जेस इंटरेस्ट ऑन लेंडिंग एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट डालता है पर एनम, कंपाउंडिंग डन हाफ ईयरली, प्रिंसिपल इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन अमाउंट ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। अच्छा देखो हाफ ईयरली की बात हो रही है, हाफ ईयरली में क्या है, मेरा रेट जो है वो आधा हो जाता है, 20 का 10 हो जाएगा, टाइम जो है डबल हो जाता है, 2 साल का 4 साल हो जाएगा। रेट अगर 10% है तो हम कैसे निकालते थे कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट को तोड़ दिया 10 से, प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो लिखते थे, 10 प्रिंसिपल अमाउंट 11, 4 साल है 4। ये चीज़ अब तक याद हो जानी चाहिए थी, 10 का 10,000 हो जाएगा, और इसका कितना आएगा 14641। तो भाई कितना कितना कमा रहा है वो इंटरेस्ट, 4641, 4641 का इंटरेस्ट कमा रहा है। अब देखो क्वेश्चन के पढ़ने की बात क्या थी, डायरेक्ट अगर मारते तो 46.41 मार देते, 46 46.41 डिवाइडेड बाय 464641 सॉरी, डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जीरो से जीरो कट गई, वैल्यू कितनी आई 46.41। तो ये तो प्रिंसिपल की बात हो रही है। देखो उसने क्या पूछा, प्रिंसिपल इज हाउ मच परसेंट लेस देन दी अमाउंट, देन दी अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट से प्रिंसिपल कितना कम है। तो अगर अमाउंट से प्रिंसिपल कितना कम है वो पूछा है, तो 4641 कम है किससे, अमाउंट से, यानी 14,641 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4641 से तो इसकी वैल्यू कम ही आएगी, क्योंकि जब 10,000 से डिवाइड करके 46.41 आ रही है, तो 14,000 से डिवाइड करके तो 46 से भी कम आएगी, और 46 से कम वैल्यू जो है वो या तो सी है या ये है, 50% ज़्यादा है, तो ये तो कट गया, और 46.41 तो आंसर हो नहीं सकता, ये भी कट गया। ठीक है, और 20% एक्यूरेट वैल्यू जाएगी नहीं, आंसर इसका बी है। आया समझ में? अब चलते हैं आगे। ए एंड बी बोरोड टोटल सम ऑफ ₹30,000। लास्ट में क्या हुआ? वो एक क्वेश्चन है उसमें डाउट है, मैं बता। हाँ वो कोई बात नहीं, मैं लास्ट में ले लूँगा डाउट। देखो क्या है, ए एंड बी बोरोड एट टोटल सम ऑफ ₹30,000। ठीक है, ए एंड बी दोनों ने मिलके 30,000 रुपये बोरो किए, किससे, सी से, 4% पर एनम फॉर 5 ईयर्स एंड 5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। फाइंड आउट द सम बोरोड बाय ए इफ एज इंटरेस्ट इज डबल देन बी इंटरेस्ट। 5 4 9 5 4 9, 9 9 सेम है, अगर 9 9 सेम है तो 2 1 3 की वैल्यू 30,000 पूछा किसका है, फाइंड आउट सम बोरोज बाय ए 20,000, 20,000 आएगा इसका आंसर। देखो दोनों तरीकों से करवाता हूँ, क्या है ए और बी ने 30,000 रुपये जो है वो बोरो किए सी से, तो ए ने जो है वो इतने परसेंट पे लिए, बी ने इतने परसेंट पे लिए, पहले इनका वही निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। ये मान लो ए का इंटरेस्ट है, ए ने मान लो पी सम लिया 4% पे 5 साल के लिए डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, वहीं पे मान लो यहाँ बी का इंटरेस्ट है, बी ने जो है बचे हुए 30,000 में से सम लिया होगा माइनस पी, उसने लिया भाई 5% पे 4 साल के लिए डिवाइडेड बाय 100। यहाँ क्या बोल रहा है,
ए का इंटरेस्ट जो है वो बी से दुगना है, यानी ए जो है वो बी से डबल भरता है, यही चीज़ की बात कर रहा है वो। ए इज इक्वल टू 2b। तो ए की वैल्यू कितनी है, p इंटू 4 इंटू 5/100, और बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30,000 माइनस पी इंटू 5 इंटू 4/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 5 4 से 5 4 कैंसिल हो गया, बाहर सॉरी 2 भी था एक, तो वो डबल था, तो ये 2 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, p इज इक्वल टू 60,000 -2p इधर जाके +2p, 3p की वैल्यू कितनी आई 60,000, तो p की वैल्यू कितनी आई 20,000। तो a ने सम कितना बोरो किया 20,000, क्योंकि a ने p बोरो किया था ना, तो p की वैल्यू 20,000, तो a ने किया 20,000, तो अगर b का पूछा होता तो 20,000 से माइनस कर देते, b जो है वो 1,000 रुपये बोरो करता है। अब मैंने इसको डायरेक्ट कैसे किया, मैंने एक बात बोली कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट इंटू टाइम का ही होता है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है, देखो यहाँ 4%, यहाँ 5%, दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1:1 में है। ठीक है, क्योंकि रेट इंटू टाइम तो 1:1 में है। अगर सिंपल इंटरेस्ट ही 1:1 में है, तो ये जो यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहा है वो किस बात पे दे रहा है, क्योंकि कुछ अमाउंट में चेंज है भाई, किसी के पास कम अमाउंट है, किसी के पास ज़्यादा अमाउंट है, इसलिए दे रहा है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो 1:1 में है, इसलिए इन दोनों को सेम ही इंटरेस्ट भरना होगा। तो बेसिकली जो फ़र्क है वो किस में है, डिफरेंस। डिफरेंस किस में है, वो अमाउंट में है। तो ए जो है वो दुगनी दे रहा है और बी जो है वो एक दे रहा है, यानी थोड़ा सा डिफरेंस वो यहीं दे रहा है अमाउंट की वजह से। तो टोटल कितना है, 3 दे रहे हैं, 3 की वैल्यू कितनी है 30,000, एक की वैल्यू 10,000, दो की वैल्यू 20,000, एक की वैल्यू 10,000। तो जिसका भी पूछा है उसका आंसर आ जाएगा। बस ये है कि 1:1 इज द कंडीशन, इसमें 1:1 की कंडीशन थी इसलिए ये चीज़ लग गई, नहीं होती तो नहीं लग पाती। आया समझ में। अब देखो क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम आफ्टर 3 ईयर्स व्हेन इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। देखो इसका जो अभी तक हम करते आ रहे थे वैसे भी कर सकते हैं रेशो मेथड से, और जो बेसिक मेथड है वो भी लगा सकते हैं। पहले जो हम रेशो से सीख रहे थे चीज़ें, तो रेशो ही करेंगे। देखो भाई क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल जो है सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम, यानी प्रिंसिपल अगर एक था तो वो 8 गुना हो गई। अब मेरे को ये टोटल दे रखा है कि 3 साल में हुई है, तो मेरे को अगर पीछे जाना है तो पीछे जाना, तो इसका जितना साल, जैसे 1 और ये दे रखी होती 1 और 8, और मुझे आगे जाना होता तो मैं 3 साल के लिए 1 का क्यूब और 8 का क्यूब कर देता। मुझे 3 साल पीछे जाना तो मैं क्यूब रूट कर दूंगा, तो इसका क्यूब रूट कितना आया 1, 8 का क्यूब रूट कितना हुआ 2। तो पूछा क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखो कैसे निकलता है, वही जो अभी तक निकालते आ रहे थे, रेट परसेंट को हमने अभी 10% को कैसे तोड़ा था, 10% को तोड़ा था 1/10 में, तो ये क्या था प्रिंसिपल, ये क्या था इंटरेस्ट। तो ऐसे ही देख लो, इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 1, प्रिंसिपल कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया 100%, तो आंसर क्या है इसका 100%। इसको अगर बेसिक से करना था तो बेसिक का फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + रेट/100 अमाउंट जो है वो 8 गुना हो जाती है प्रिंसिपल की, यानी 8p, ये p हो गया 1 + r/100 ये p से p कट गया, ये 3 इधर क्यूब रूट बनाएगा तो 2 बन जाएगा, इधर आएगा 1 + r/100, ये 2 - 1 1 रह जाएगा, 1 इज इक्वल टू r/100, तो r इज इक्वल टू 100। तो कैसे भी कर लो आंसर जो है वो 100 आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। A fast train completely passes a man sitting in the slower train in 30 सेकेंड। एक फास्ट ट्रेन है वो मैन को completely पास कर लेती है 30 सेकेंड में। ठीक है, जो स्लोअर ट्रेन में बैठा है, दोनों ट्रेन की स्पीड दे दी, एंड द ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जो है मूव कर रही है। फास्ट ट्रेन की ही लेंथ पूछी जाती है, वही फास्ट ट्रेन की पूछ रहा है, या फास्ट ट्रेन की दी जाती है तो किसी की स्पीड पूछ लेगा या टाइम पूछ लेगा। तो अब फास्ट ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है, लेंथ इज इक्वल टू, दोनों सेम डायरेक्शन में है, स्पीड माइनस हो जाएगी, 45 - 6 9, सॉरी 36 9, मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड में कर दिया, और इधर 30 आ गया। ये कितना आ गया 3 3 ज़ा 3 6 ज़ा 6 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 25 3 75, 75 मीटर जो है वो फास्टेस्ट ट्रेन लंबी थी। आंसर इज 75 मीटर। चलें आगे। At how many distinct point in watch do the hour and minute hand meet in an analog clock? एनालॉग क्लॉक इज सुई वाली, टिक 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 वाली, तो 11 बार। देखो इसमें जो है मुझे ये नहीं मेंशन कि 12 घंटे में बताओ, 24 घंटे में बताओ, 18 घंटे में बताओ,
19 घंटे में बताओ। ये चीज़ मुझे मेंशन ही नहीं है। अगर जब ये चीज़ मेंशन नहीं होती तो जो है वॉच का बेसिक क्या कहता है कि 12 घंटे में 11 बार मिलती है, तो इसका आंसर क्या है 11 बार। इसमें तो ऑप्शन में भी 10 12 13 दे रखा है, तो हमें पता है कि दोनों सुइयां आपस में मिलती 11 बार ही है। 0 डिग्री का एंगल 11 बार ही बनता है, तो 11 इसका आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में 22 भी होता ना तो भी हम 11 पे ही टिक करते। क्यों करते? क्योंकि जब नहीं दे रखा कितने घंटे का पूछा है, तो एक जो स्टैंडर्ड होता है वो 12 घंटे में 11 बार मिलने का होता है। क्यों? क्योंकि एक घड़ी 12 बार ही घूमती है। 24 घंटे तो हम काउंट करते हैं, लेकिन वो तो 12 घंटे की घड़ी होती है, तो इसलिए इसका आंसर 11 आएगा अगर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रखा। आगे चलते हैं। वॉकिंग एट 6/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड अ मैन इज 10 मिनट अर्ली। 6/5 की यूजुअल स्पीड से चलने से एक मैन जो है वो 10 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब पूछा क्या है, द यूजुअल टाइम टेकन। देखो पहले रेशो मेथड से करते हैं। रेशो मेथड क्या बोलता है मेरे को, ओरिजिनल होगी कोई, यूजुअल वाली ओरिजिनल, और एक न्यू होगी। 6/5 की स्पीड से चलता है, यानी 5 उसकी ओरिजिनल है और 6 उसकी नहीं है। 6/5 ऑफ इज यूजुअल स्पीड। बढ़ा नहीं रहा है वो 6/5 से। 6/5 से बढ़ाता तो नीचे वाली तो हमेशा ओरिजिनली रहती है 5, और 6/5 से बढ़ाता तो बढ़ के वो 11 हो जाती है, लेकिन अभी वो अपनी 6/5 पे ही चल रहा है, तो इसलिए 5 6। ठीक है, अगर ये स्पीड है तो टाइम इज डायरेक्टली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये 6/5 हो जाएगा। कितना टाइम कम लग रहा है? एक। एक की वैल्यू 10 मिनट। अगर एक की वैल्यू 10 मिनट तो 6 की वैल्यू 60 मिनट। यूजुअल टाइम पूछा है 60 मिनट, इसका आंसर हो गया। अगर न्यू टाइम पूछता तो 50 मिनट हो जाता। ये बात मैं फॉर्मूला से प्रूव कर देता हूँ। देखो फॉर्मूला इज पहली, मान लो कि वो कुछ डी डिस्टेंस एस की स्पीड से टी टाइम में चलता है, लेकिन जब वो वही डी डिस्टेंस अपनी 6/5 कर लेता है यूजुअल स्पीड के, तो उसको टाइम से 10 मिनट अर्ली लगते हैं, डिवाइड बाय 60 फोर आर में कन्वर्ट करने के लिए। ये 0 से 0 काट दिया मैंने। डिस्टेंस अगर सेम है तो यहाँ से 6/5 एस टी -1/6 इज इक्वल टू एस टी। एस से मेरा एस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व कर दो। टी -1/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 5/6 टी। ये जो है टी यहाँ से माइनस कर दो, कितना आएगा 6 में से 5 गया 1/6। 1/6 टी इज इक्वल टू 1/6, 6 से 6 कट गया, टी इज इक्वल टू 1 आवर, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। और यूजुअल टाइम भी हमने टी ले रखा था, ये रहा, तो टी की कितनी आई 60 मिनट। आया समझ में? आगे चलते हैं। आगे तो ख़त्म ही हो गया। तो ये हो गया मॉक टेस्ट ख़त्म।